सो नेक्स्ट क्या स्टार्ट करना है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर इमेज फॉर्मेशंस। What are the various rules for image formations? देखते हैं सर, चाहे वो कोई सा भी मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए रूल सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 1 R1, ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रेस गिवन मिरर, गिवन स्फेरिकल मिरर के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, PC, if the incident rays are parallel to the principal axis, then after reflection, after hitting on the surface of mirror, they will reflect in such a way that after reflection they all will pass through the point F. That means all they will be passing a point which is called focus point. So ये हो गई reflected rays. तो इस पॉइंट ए पॉइंट पर हिट हुई, ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई, ये एरोज लगाना शो करता है कि ये तो है इंसिडेंट रे 1, ये एरो लगा दिया तो ये पता चला ये है इंसिडेंट रे 2, ये एरो इससे पता चल रहा है कि लाइट ऐसे आ रही थी फिर बैंड होकर के इधर गई है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे 2 के रेस्पेक्ट में, और ये रिफ्लेक्टेड रे 1। जहां भी 2 या मोर देन 2 reflected rays will meet, that is called image point. तो ध्यान रखना है क्या, image point क्या होता है, दो या दो से ज्यादा जहां भी reflected rays meet होंगी वो सिंगल पॉइंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का image point होता है। ठीक है, तो अब एक कितनी भी रेस हो जाए कंपलसरी, अगर ये दो पैरेलल रेस और बना दूं तो इसका मतलब ये है कि ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन दे शुड पास थ्रू फोकस पॉइंट ओनली। सो ये चीज, ये है हमारा फर्स्ट रूल, इंपॉर्टेंट रूल, ये हमें पता होना चाहिए। और इसी बेस पर प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन किया जाता है कि प्रिंसिपल फोकस फॉर अ स्फेरिकल मिरर इज दैट पॉइंट इन which that point when the parallel lines to the principal axis, parallel incident rays after reflection pass through the particular point, that point is called principal focus। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये है रूल नंबर 1। तो सिंपल ड्रॉ करने के लिए हम ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं बढ़ाते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, सिर्फ 1 या 2 रेज शो कर देते हैं। तो ये हमने बोल दिया फर्स्ट कि जो भी लाइट रेज होंगी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे शुड ऑल पास थ्रू फ्रॉम फोकस। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 इसका जस्ट रिवर्स रूल। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि इफ एनी रे विच इज पासिंग थ्रू, पहले मैं कॉनकेव के लिए कर रहा हूं फिर ये सारे रूल कॉन्वेक्स के लिए करूंगा। If any ray which is passing through focus, then after reflection they all become parallel to the principal axis। देखिए यहाँ पे ये मैंने अगर इंसिडेंट रे F से पास करवा दी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर हिटिंग टू द मिरर, they will reflect back in such a way that they should become parallel to the principal axis। इसी तरह से मान लीजिए ये रे आई, ये हिट हुई, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये किसका वाइस वर्सा रूल हो गया, इस पॉइंट का। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर पैरेलल है तो F से पास होंगी, रूल नंबर 2 बोलता है F से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएंगी। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर कोई लाइट रे, इंसिडेंट रे पॉइंट C से पास हो रही हो,
CFP. If the incident rays are passing through point C, then after reflection it reverses its direction and retrace its path. जो भी इंसिडेंट रे सी से पास होगी वो आफ्टर हिटिंग द मिरर इट विल रीट्रेस इट पास, यानी कि वापस उसी पास से लौट आएगी। ठीक है, उसका रीजन कौन समझा सकता है? हाँ भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पूछा जाने पर अच्छे लोगों को पता नहीं होता या पता होता है तो वो ढंग से नहीं समझा हुआ था। बात करते हैं पहले अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट की, उसके बाद इस पे वापस आते हैं। देखिए, हमने रिफ्लेक्शन समझा था कि लेट्स सपोज दिस इज द प्लेन मिरर प्लेस्ड हॉरिजेंटली। अगर इस पर ये लाइन, एक लाइट इंसिडेंट रे 1 हिट हुई किसी पॉइंट ओ पर, तो आपको बोला गया था कि जब भी कोई लाइट हिट हो जाए वहां पर एक क्या ड्रॉ करना होता है? नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज दैट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वहीं पे मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में ये भी बताया था कि अगर मैंने ओरिएंटेशन मिरर की ऐसे रखी होती और लाइन ये की यही इंसिडेंट हो रही होती, देखिएगा पैरेलल, तो इस टाइम पर इंसिडेंट रे के साथ जो नॉर्मल होता वो तो ये लाइन होती, तो ये होता नॉर्मल, क्योंकि हमें तो सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है। थोड़ा सा इसको मैं और ऐसा बना देता हूं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा और ढंग से तमीज से समझ में आ जाए। देखिए कैसे बनाते हैं, ऐसा लाइट आई यहां पर इंसिडेंट, तो इस टाइम पे बताइए ये नॉर्मल हो जाएगा? यस और नो एवरीवन? इज दिस नॉर्मल और नॉट? ये सीधी लाइन जो मैंने बनाई वो नॉर्मल होगी कि नहीं होगी? यस और नो बोलो, हाँ या ना? होगी सर। यस सर, वेरी गुड। भोट दिमागो, अभी मैंने कहा है कि नॉर्मल इज दैट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या ये सरफेस कौन? मिरर की सरफेस। ये लाइन परपेंडिकुलर दिखेगी कि ये लाइन परपेंडिकुलर दिखेगी? ये तुम्हें परपेंडिकुलर नजर आ रही है क्या? परपेंडिकुलर, खुद सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या ये लाइन परपेंडिकुलर होगी कि ये लाइन परपेंडिकुलर होगी? फर्स्ट लाइन परपेंडिकुलर दिख रही है ज्यादा कि ये सेकंड लाइन परपेंडिकुलर दिख रही है? तो फिर तो ये फर्स्ट तो हो ही नहीं सकती ना, ये तो वर्टिकल लाइन बनाई है मैंने। वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर हमेशा होती है हॉरिजॉन्टल के। तो ध्यान रखो, ये नॉर्मल केवल और केवल किन चीजों के लिए बनेगा? हॉरिजॉन्टल के। वर्टिकल लाइन ले दो तो रटना ऐसे नहीं, आपको ये देखना है कि नॉर्मल मींस दैट लाइन विच शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। 90 डिग्री बनाएगी, ये बनाएगी, वो बनाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी आपको सरफेस यानी कि जो भी मिरर दे रखा है, मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन। ठीक वैसे जैसे अगर ये 90 डिग्री है, यहां पर ये 90 डिग्री है इस जगह पर, तो इसको मैं ऐसे घुमाऊं, ये लाइन भी तो इसको घुमाने पर ये लाइन भी तो घूम रही है। ये अभी हॉरिजॉन्टल है, ये है वर्टिकल। अगर मैं इसको घुमा रहा हूं, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर मैं इसको घुमा रहा हूं तो साथ में वर्टिकल लाइन भी तो अब घूम करके टिल्ट हो गई इस तरह से कि इसने सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाया। तो अगर ये यहां थी और ये यहां था, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया तो ये भी तो घूमनी चाहिए लाइन, तभी तो ये परपेंडिकुलर आएगा। तो ये देख, दिस लाइन, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पॉइंट ओ पर, तो ध्यान देना है साहब आपको। इस टाइम पे दिस इज नॉर्मल, ये इधर से और इधर दोनों तरफ से होगी। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल बोला जाता है आई। तो ये है इस टाइम ये आई, इसमें ये आई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल से, अगर ये 30 डिग्री था तो उतने ही एंगल से ये रे रिफ्लेक्ट होती है इस तरीके से। तो ये एंगल भी कितना हो जाना चाहिए? इसको बोलते हैं एंगल आर। किस के बीच का? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का। तो ये आर भी कितना होना चाहिए? एंगल आई के बराबर 30 डिग्री। ठीक इसी तरह से अगर ये एंगल मैं बोल दूं ये 20 डिग्री है, तो ये
20 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए, यानी कि एंगल आर अब कितना हो जाना चाहिए 20 डिग्री। अब आप खुद सोचना कि अगर मैंने सिचुएशन दी आप लोगों को ये कि द इंसिडेंट रे, ये मैंने मिरर रख दिया है साहब हॉरिजेंटली, इफ द इंसिडेंट रे इज हिटिंग द मिरर परपेंडिकुलरली, ये है इंसिडेंट रे और ये हिट कर रही है सरफेस पर परपेंडिकुलरली, तो आपको आंसर देना है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर ये परपेंडिकुलर हिट हुई तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 180 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी -90 डिग्री। 0 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर इंसिडेंट रे इस सरफेस पे 90 डिग्री से हिट हो तो बताओ इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 180, 90, 0 -90 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। हमने बोला इंसिडेंट रे है ये और ये हिट हुई पॉइंट ओ पर, तो यहां पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सबसे पहले नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, लेकिन क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि ये इंसिडेंट रे भी तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना होगा तो यही लाइन नॉर्मल भी हो जाएगी इस टाइम पे, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे बोथ आर ओवरलैप्ड विद ईच अदर। और हमको पता है एंगल आई क्या किस किस के बीच का एंगल बोला जाता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का। अब खुद सोचो यहां पर, अभी ये 30 डिग्री था, अगर मैंने इस लाइन को थोड़ा इधर कर दिया बैंड, तो ये एंगल कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा 30 डिग्री से, बताइए। इधर से मैं इधर करता जा रहा हूं, फिर और इधर करता जा रहा हूं, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं ना। पहले जितना इसको इधर करूंगा, ये इतना अगर और इधर कर दिया, अगर इधर की तरफ इंक्लाइन कर दिया तो ये एंगल बढ़ गया, इसको इधर लाया तो ये एंगल यहीं तक रह गया, फिर इसको इधर लाया तो एंगल यहीं तक रह गया, और इधर लाया तो और इधर रह गया, और जब यहीं कर दूंगा तो बताओ एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अरे वोट दिमागो 0, कौन बोल रहा है 90 डिग्री, कौन बोल रहा है 90 डिग्री। तो अब अगर मैं बोलूं कि हमें को ये पता है ही सही कि सेंटर से रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री होती है, तो ये कहीं पे भी तो हो सकता है। अगर मैं यहां बोल दूं तो ये एक इतनी सी सरफेस ले लो ना जहां पे पॉइंट है, ए पॉइंट, और ये सब क्या है, शेडेड पॉइंट, यानी कि ये एक तरह से आपका, ये मान लो कि ये आपका उस पॉइंट पर अगर उसको एक्सटेंड कर दूं सीधा तो प्लेन मिरर बन जाएगा। अब लाइट अगर सी से पास हो रही है, देखो लाइट अगर सी से पास होकर के हिट हुई यहां पर, तो ये कितने डिग्री से हिट हुई सरफेस पर, 90 डिग्री से। अगर 90 डिग्री से हिट हुई है सी से पास होने वाली, तो इसका मतलब इंसिडेंट रे, और यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल भी तो वही लाइन होती है जो सरफेस के 90 डिग्री से, यानी कि सरफेस से परपेंडिकुलर होती, तो दोनों फिर से ओवरलैप हो जाएंगे, यानी कि नॉर्मल भी इसका यही है और इंसिडेंट रे भी यही है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों ओवरलैप होने के कारण इनके बीच का एंगल आई होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, वो हो गया 0 डिग्री। तो यहां पर जैसे हीट होगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री होने के लिए ये इसी नॉर्मल के साथ ओवरलैप बनाएगी, तो यही नॉर्मल और यही रिफ्लेक्टेड है, तो इस वजह से एंगल आर कितना चल रहा है, 0 डिग्री। दैट्स व्हाई जब भी कोई लाइट रे किसी पॉइंट पर इंसिडेंट होती है आफ्टर पासिंग थ्रू पॉइंट सी, इट ऑलवेज मेक्स और ऑलवेज रिट्रेस इट्स पाथ, बिकॉज इंसिडेंट रे नॉर्मल यही लाइन है, ओवरलैप होने के कारण एंगल आई बना 0 डिग्री, वापस जहां पे टकराई वहां पर इसके लिए यही 90 डिग्री का काम कर रहा है, यही टेंजेंट का काम कर रहा है, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इस वजह से ये जो लाइन है नॉर्मल लाइन भी यही होगी और इंसिडेंट लाइन भी, तो एंगल आई आ गया 0, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आर 0 लाने के लिए रिफ्लेक्टेड रे को नॉर्मल पे ओवरलैप होना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट विल retrace its path. ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड, क्विकली टेल मी।